Good afternoon, all of you. I am Aman Chaurasia taking a lecture for business economics. Mainly इकोनॉमिक्स 1 और इकोनॉमिक्स 2 हम लोग बिजनेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लाया करता है. ओके ना, कल हम लोगों ने थोड़ा सेकेंड यूनिट पे हम लोग आ गए थे, डिमांड एंड सप्लाई, है ना. उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने कुछ समझा. थोड़ा हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की तरफ गए. लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट हम लोगों ने थोड़ा क्लियर किया, है ना. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड किसी भी चीज़ की प्राइस अगर कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. अगर किसी की भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड मार्केट में कम होगी, है ना. ये इफ़ेक्ट उसके प्राइस पे भी पड़ता है ना. प्राइस से रिलेटेड भी हो सकता है वो, जैसे किसी चीज़ का प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम. आज हम लोग थोड़ा देखने वाले थे इसका कॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब क्या क्या इसके कारण होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के जब जब अप्लाई किया जाता है लॉ ऑफ डिमांड. और व्हाई डज द डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, कि डिमांड का कर्व हमेशा डाउन ही क्यों जाता है, वो भी राइट साइड. क्योंकि मैंने आप लोगों को एक कारण और बताया था, बेसिक सा जनरल सा, कि डिमांड कंपनी में आ रही है. ओके, डिमांड कंपनी के अंदर आ रही है ना, और सप्लाई बाहर जा रहा है. आप एज अ प्रोडक्शन यूनिट सोचिए कि आपकी कंपनी में आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में कुछ बना रहे हैं तो मार्केट में बेचने के लिए ही बना रहे हैं. वो चीज़ की डिमांड मार्केट से रेज होगी, आप तभी मार्केट में सप्लाई करेंगे. ओके, मतलब डिमांड आपकी कंपनी के अंदर आ रहा है और आप कंपनी से मटेरियल बाहर भेज रहे हैं. ओके, थोड़ा थ्योरेटिकल जाते हैं. जनरली डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट आता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, टू राइट, विच इज़ एन इंडिकेटर दैट प्राइस रिजल्ट in more demand. But question is, why does the demand curve slope downward to the right? Following reasons are stated for this. ये कुछ रीजंस दिए हुए हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि डिमांड का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड क्यों होता है ना, राइट साइड में. ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज द कंज्यूमर्स कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, है ना. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि कंज्यूमर क्या करता है, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करता है. कंज्यूमर खरीदते रहता है एक के बाद एक यूनिट, क्योंकि ख़त्म हो जाती है वो. The utility derived from each successive unit goes on decreasing. आप जब फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ खरीदते जा रहे हैं तो उनके प्रति आपका मन थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि यार क्या एक जैसी चीज़ हम खरीद रहे हैं, क्या एक जैसी चीज़ हम लेते रहते हैं, है ना. अगर आप वही फ्रिक्वेंटली चीज़ें लेते जा रहे हैं तो आपको आपका मन करेगा कि यार ब्रांड चेंज किया जाए. ओके, खरीदते जा रहे हैं तो वो राइस के फॉर्म में हो. राइस, अब मान लो कि पहले आप राइस नॉर्मल वाला लेते थे, फिर आपकी इनकम थोड़ी रेज हुई, आप लोग फिर दावत बासमती राइस पे शिफ्ट हुए. ओके, सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड ऑन इट्स यूटिलिटी. किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करती है. जैसी यूटिलिटी होगी वैसी डिमांड उसकी होगी कमोडिटी की. मतलब वो आपको कितना सेटिस्फाई कर रही है, अगर सेटिस्फाई कर रही है होगी तो आप नहीं छोड़ेंगे. अगर मीडियम होगा या आप उसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ कंज्यूम करने के लिए, है ना, एक्चुअल में आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं. एंड एज अ वेरी एडिशनल यूनिट बॉड गिव्स हिम लेस यूटिलिटी टू ही इज़ नॉट रेडी टू पे अ हायर प्राइस. अगर आपको प्रोडक्ट यूटिलिटी देना बंद कर देगा तो आप उसको ख़रीदना बंद कर देंगे. ठीक है, आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा
पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप उसको खरीदेंगे नहीं, उसके लिए पे नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज एडिशनल बायर। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज देन दोज बायर्स हु वर नॉट एबल टू परचेज द कमोडिटी ड्यू टू इट्स हाई प्राइस आर नाउ एबल टू डू सो, है ना। एडिशनल बायर, एडिशनल बायर कैसे आते हैं? जब आप कमोडिटी का प्राइस कम करते हैं, है ना। कमोडिटी का प्राइस जैसे ही कम होता है, पहले कुछ लोग ही आपकी दुकान से शॉप से मटेरियल परचेस करते थे, बट अब क्या हुआ, उस मटेरियल का प्राइस कम हो गया, तो बहुत से एडिशनल बायर आप लोगों से जुड़ जाएंगे, ठीक है। एडिशनल बायर आपकी शॉप पे आ जाएंगे और दुकानदार और लोग आपसे जुड़ जाएंगे, कंज्यूमर और जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपने रेट कम कर दिया है, ठीक है। दिस इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ये कमोडिटी की डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज कर देगी, क्योंकि आपके बायर बढ़ेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो आपकी डिमांड तो इंक्रीज होगी ही होगी। ओके, ड्यू टू इट्स हाई प्राइस आर नाउ एबल टू डू सो। ओके, so demand for a commodity depends on its utility, and as every additional unit bought gives him less utility, है ना। डिमांड कमोडिटी की उसकी यूटिलिटी पर बेस्ड होती है, और जैसे ही वो एक एडिशनल प्राइस बाय करता है, उसकी यूटिलिटी ख़त्म होती जाती है। इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज सम बायर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड बाइंग द कमोडिटी। अगर उसका प्राइस आप बढ़ा देंगे तो आपके जो नए लोग जुड़े थे वो भी कट जाएंगे, और हो सकता है पुराने लोग उसको अफोर्ड नहीं करते हों, है ना। पुराने लोगों से अफोर्ड नहीं हो रहा हो, नए लोगों से अफोर्ड नहीं हो रहा होगा, तभी तो वो लोग नहीं खरीद रहे थे। अब प्राइस अफोर्डेबल है तो वो लोग भी आपसे जुड़े हैं। अगर प्राइस आप बढ़ा देते हैं तो आपके बायर्स भी कम हो जाएंगे। दिस रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो ऑटोमेटिकली बायर आपके कम हुए, आपकी डिमांड एक्चुअल में कम हो गई। वेट अ मिनट। ओके, नाउ income effect. when price of the given when price of the given commodity falls, sorry for the interruption. Third point is income effect. When the price of the given commodity falls, it increases the purchasing power of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity due to an increases in real income effect, है ना। when the price of given commodity fall, अगर given commodity का प्राइस अगर गिर रहा है तो it increases the purchasing power, तो purchasing power इंक्रीज हो जाती है। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम है तो जनरल सेंस में उस कमोडिटी का प्राइस सामने वाला अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। उसकी इनकम बढ़ी, प्राइस कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, वो पैसे बचा पाएगा, तो उसकी इनकम एक्चुअल में रियल इनकम कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकता है वो। एज अ रिजल्ट ही कैन परचेस मोर ऑफ द गिवन कमोडिटी ड्यू टू एन इंक्रीज इन हर रियल इनकम। देखो, एक तो इनकम वो कि आप प्राइस कम कर रहे हो, आप सस्ते में प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो अफोर्ड कर रहा है, प्लस उसकी इनकम का बचा हुआ पार्ट दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट कर पा रहा है। दूसरी चीज़ ये, उसकी इनकम अगर एक्चुअल में बढ़ गई है ना, तो वो बढ़ा हुआ प्राइस भी अफोर्ड कर सकता है। ओके, अगर इनकम उसकी बढ़ रही है, इनकम आपकी भी बढ़ेगी, तो आप भी लग्जरियस चीज़ लेने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आपकी इनकम अभी कम है तो आप मीडियम लेवल की चीज़ें लेंगे। अगर आपकी इनकम हायर हो जाती है तो आप भी दूसरी चीज़ों के प्रति शिफ्ट हो जाएंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, when it is possible that the consumer start purchasing this commodity in place of other commodity, है ना। जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है ना, तो लोग उसके सब्सटीट्यूशन छोड़ के ओरिजिनल चीज़ लेना पसंद करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक डाबर का हनी आता है और एक दूसरे ब्रांड के भी हनी आते हैं। हनी मतलब शहद, है ना। अगर आप लोगों को शहद की डिमांड है तो आप कोई सा भी शहद ले लेंगे, है ना। डाबर की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि डाबर का महंगा मिलता है, आपको पता है, ब्रांड है वो, है ना। और पतंजलि का डाबर से भी महंगा आता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल हनी ले लेंगे मार्केट से। अगर डाबर हनी के भी प्राइस अगर कम हो गए तो आप लोग डाबर हनी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूशन का अगर प्राइस कम हो गया, सब्सटीट्यूट गुड्स है वो, या तो
अगर चाय का प्राइस कम है और कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा है तो आप चाय अफोर्ड करेंगे रेदर देन कॉफ़ी, है ना। दोनों का ही सेम रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको कोई चाय प्रेफर करता है, कोई कॉफ़ी प्रेफर करता है, कोई चाय बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करता। द रीज़न फॉर दिस दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज देन दिस कमोडिटी सीम्स चीपर इन कंपेरिजन टू अदर कमोडिटी हुज प्राइस हैज़ नॉट चेंज, है ना। देखो चाय का प्राइस कम है, कॉफ़ी के प्राइस में चेंजेस नहीं आते, ज़्यादा टाइम तक अगर चेंजेस नहीं आते और अगर आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा होगा तो आप हमेशा चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, रेदर देन कॉफ़ी। आप मार्केट में भी कॉफ़ी अगर लेते हैं तो कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 20 रुपये तो होते ही होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक। नॉर्मल रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे कैपेचिनो वगैरह लेंगे तो उसके प्राइजेस तो ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज डिफरेंट यूजेस व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। जब किसी भी गुड्स और कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है इट यूज गेट रिस्ट्रिक्टेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज, बट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस द कमोडिटी इज पुट टू ऑल इट्स यूजेस वेदर इम्पोर्टेंट और नॉट, है ना। डिफरेंट यूजेस, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है ना, तो वो लोगों ने खरीदना बिल्कुल ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा होता है, कभी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ, वो चाहिए वो कितनी यूटिलिटी देती हो, है ना। मैं कुछ ग्रुप, कुछ समूह की बात कर रहा हूँ। वो पर्टिकुलर व्यक्ति, वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन वो उस चीज़ को फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, मतलब टोटली खरीदना बंद ही कर देता है ना। बट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेज, जब गुड्स का प्राइस कम होता है, द कमोडिटी इज पुट टू ऑल इट यूजेस, जब कमोडिटी पूरी तरीके से खरीदी जाती है, ओके। वो ज़रूरी हो या नहीं हो, है ना, भले ही वो चीज़ कोई ज़रूरी हो या नहीं हो। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, शो पीसेस भी ला के रख लेते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े बंगलोज वगैरह रहते हैं, उसमें झूमर वगैरह टंगे होते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, है ना, नहीं भी होता तो भी काम चल रहा था, है ना, वो सिर्फ शो का है। आप लोग बासेस वगैरह लाते हैं, गमले वगैरह लाते हैं, सजावट की चीज़ें लेकर आते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नीडफुल नहीं है वो, है ना। आप सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लेकर आए हैं, वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उस चीज़ का प्राइस कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सजावट का काम में लगाएंगे, ओके। गार्डनिंग वगैरह हम लोग करते हैं, गार्डन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी लगाते हैं जिनका यूज़ नहीं रहता, ओके। सिंपली ये लॉ भी उसी पे चलता है। डिफरेंट यूजेस मतलब बहुत डिफरेंट यूजेस भी होते हैं किसी किसी चीज़ के, वो इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप परचेस करेंगे, है ना, सजावट के हिसाब से, है ना, शो के हिसाब से, शोकेस के हिसाब से। अगर आपकी इनकम कम है तो आप नहीं खरीदेंगे, सिंपली, ओके। दे आर द कॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। इसी के कारण डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है, ये 5 पॉइंट के कारण, ओके। 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसी कारण से आपका डिमांड का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड से आके राइट साइड में डाउनवर्ड होता है, ओके। वॉच द वीडियो लेक्चर and give feedbacks, okay। Thank you so much.